नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त जी आर चौधरी, आपके लिए इंडियन पॉलिटी को लेकर, जो एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी है उसको लेकर हाजिर हूं। और आज का जो चैप्टर है स्टार्ट हम कर रहे हैं, एक नया चैप्टर है। इससे पहले हमने मूल अधिकारों को विस्तार से हमने पढ़ा। मूल अधिकार भाग 3 में थे, अब हम आते हैं संविधान के भाग 4 में, जो संबंधित है नीति निर्देशक तत्वों से, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आज हम इसके बारे में, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, नीति निर्देशक तत्व जो है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि वास्तव में नीति निर्देशक तत्व है क्या, और इनसे संबंधित अलग अलग आर्टिकल, जो आर्टिकल 36 से 51 है। मैंने कोशिश की है कि 36 से 51 एक ही वीडियो में और कम शब्दों में सरल भाषा में आपको समझाऊं और आपको याद भी उस समय हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के बारे में A to Z। जितने भी चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और बेल आइकन में ऑल को सिलेक्ट जरूर कर ले। मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद में जो कम्युनिटी सेक्शन है अपना चैनल का, उसमें नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो देखने को आपको मिले, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करना। वीडियो कैसा लगा है, वीडियो पूरा देखने के बाद में कमेंट जरूर करना। फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र करेंगे 36 से 51 तक क्या क्या है, ध्यान से समझेंगे। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो नीति निर्देशक तत्वों की सामान्य सा परिचय मैं बताऊंगा आपको कि सामान्य सा परिचय क्या है नीति निर्देशक तत्वों का। एक चीज हमने बचपन में ही पढ़ी है कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ये तो पढ़ी है। तो देखो, यहां से शुरुआत करते हैं कि आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित है। सीधी सी कहानी है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड का संविधान की मैं बात करूं तो आयरलैंड के संविधान में अनुच्छेद है 45। अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्व है, और जब भारत का संविधान बना तो उन्हीं नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर जो आर्टिकल 45 में जिक्र था उसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। पहली बात। दूसरी बात को हम देखें नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। देखो, नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है, नाम से ही पता चल रहा है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है इनका उद्देश्य है कि सरकार जो है, राज्य जो है वो कैसा हो, लोक कल्याणकारी हो। पुलिस राज्य नहीं हो, लोक कल्याणकारी राज्य हो, अर्थात सरकार या राज्य का प्राथमिकता जनता की भलाई करने के लिए। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों में जो जो बातें हैं, यदि ये अपेक्षा की गई है कि कोई भी सरकार है उनको लागू करने का प्रयास करे, और यदि उनको लागू करेंगे तो उससे जनता की भलाई होगी। अभी हम पढ़ेंगे तो आपको एक एक बिंदु पे आपको महसूस होगा कि सारे के सारे जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें जनता की भलाई के लिए प्रयास किए गए। देखो, मूल अधिकार जो थे, मूल अधिकार तो केवल इतने से थे। मूल अधिकारों की बात करें तो उसमें केवल इतनी सी बात थी कि भाई जनता के पास जो है उसको छीने नहीं। ठीक है, नकारात्मक थे, रोका गया था कि सरकार राज्य छीने नहीं। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दे दी और उसके बाद में कहा कि राज्य तू उस व्यक्तियों से ये अधिकार छीनेगा नहीं। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें कहा गया है कि ये आप राज्य सरकारों से उम्मीद की गई है कि ये आप काम करो ताकि जनता की उन्नति हो, जनता की भलाई हो। तो कहने का मतलब है कि ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है, और साथ ही ये सामाजिक और आर्थिक न्याय। देखो, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी अपेक्षा की गई थी कि सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना की जाएगी। तो इसमें ये कोशिश की गई है कि सामाजिक अन्याय भी इसमें समाप्त हो और सामाजिक न्याय पैदा हो और आर्थिक न्याय भी पैदा हो। अभी समझोगे आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय की बात, आगे आप डिटेल से समझोगे। तीसरी बात करें तो नीति निर्देशक तत्व देश की सरकार और सरकारी अभिकरणों के नाम पर जारी किए गए निर्देश है, और इसमें नीति निर्देशक तत्व सरकार और सरकार के जितने भी अंग हैं उनसे ही अपेक्षा, उनको निर्देश दिया गया है कि आपको ये काम करने चाहिए। ठीक है,
नीति निर्देशक तत्व देश की जो भी सरकार है या सरकारी अभिकरण है, चाहे देश साधारण भाषा में केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, जहां राज्य की परिभाषा आई थी, तो वो सारा राज्य से अपेक्षा की गई है कि आप इसके अनुसार अपनी शासन नीतियां बनाओ। किसके अनुसार? नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार शासन नीतियां बनाओगे तो ठीक रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने इनको संविधान की अनोखी विशेषता कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने जैसे मूल अधिकारों में आपने आर्टिकल 32 पढ़ा था तो संविधान की आत्मा कहा था, तो इसी तरह है नीति निर्देशक तत्वों को डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये अनोखी विशेषता। अनोखी विशेषता इसलिए कहा कि जो जितने भी नीति निर्देशक तत्व है वो कोई भी सरकार चाहे आए लेकिन इनकी अनदेखी नहीं करेगी। सारी सरकारें जितने भी आप उसके पास संसाधन होंगे वो चाहेगी कि इनमें से नीति निर्देशक तत्व ज्यादा से ज्यादा वो लागू करे, और यदि कोई सरकार ज्यादा से ज्यादा लागू, जितने कम लागू करेगी तो फिर चुनावों में जनता देख लेगी उनको। इसलिए उनको कहा कि ये भाई अनोखी विशेषता है इसकी, जिसको कोई भी सरकार अनदेखा नहीं कर पाएगी। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इनका कहा था कि ये जन कल्याण वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा कि नीति निर्देशक तत्व जो भी है वो क्या करते हैं, जन कल्याण, जल कल्याण नहीं है, जन कल्याण वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण से होता है। जन कल्याण होता है, मैंने पहले ही सेंटेंस में कहा कि ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, तो राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा कि जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। सीधी सी कहानी। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारतीय संविधान का यह भाग फेबियन समाजवाद की स्थापना, समाजवाद का एक प्रकार है फेबियन समाजवाद, जिसमें सामाजिक असमानता को शांतिपूर्ण तरीके से स्थापित किया जाए। ब्रिटेन में फेबियन जब आप समाजवाद को पढ़ेंगे तो समाजवाद के बहुत सारे रूप हैं, जिसमें से एक रूप है फेबियन समाजवाद, और इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि समाज में ऊंच नीच की भावना, आर्थिक आधार पर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग नहीं हो, सभी समानता हो। तो फेबियन समाजवाद की बात करता है भारतीय संविधान का भाग 4। देखो एक और जो ऑस्टिन था, ग्रेनविल ऑस्टिन, उन्होंने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार दोनों जो भाग 3 और भाग 4 है वो संविधान की आत्मा है। ठीक है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने कहा, लेकिन ऑस्टिन ने कहा कि भाग 3 और भाग 4 दोनों भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण है और ये संविधान की आत्मा है। तो सामान्य सा परिचय हमने इनमें देखा, लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि यार नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में काफी महत्वपूर्ण है, और इसमें एक और चीज समझ में आई कि ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है। ठीक है। लोक कल्याणकारी का मतलब आप सीधी सी सरल भाषा में समझो तो इसमें जितने भी नीति निर्देशक तत्व आएंगे वो जनता की भलाई और जनता के उत्थान से संबंधित है। ठीक है। अब देखो कुछ विशेषताएं भी मैं बता दूंगा आपको, मोटे मोटे विशेषताएं क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं देखें तो पहली विशेषता की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व नामक उक्ति का अर्थ अनुच्छेद 6 में। देखो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, देखो नाम से पता चल रहा है, इसकी पहली विशेषता की बात करूं तो नाम पता चल रहा है नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य की, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूरा नाम है ये। ठीक है। इस नाम का अर्थ क्या हुआ, नाम से आपने को पता चल रहा है कि ये किसके लिए है, राज्य के लिए। राज्य का मतलब वो ही राज्य जो मूल अधिकारों में मैंने आपको पढ़ाया था, आर्टिकल 12 में 13 में जिसका जिक्र 12 में जो जिक्र आया था, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। राज्य का मतलब वही होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थाएं, जो भी अभिकरण है वो राज्य की नीतियों को निर्देशित करती है। ठीक है। ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य की नीतियों को निर्देशित करती है कि आपकी नीतियां ऐसे होनी चाहिए, ऐसे जैसे एक बच्चा है, देखो निर्देशक का मतलब होता है, एक बच्चा है, मैंने पढ़ाते पढ़ाते कहा कि बेटा आपको झूठ नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने उसकी नीति के निर्देशक का कि यदि आप झूठ नहीं बोलोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब झूठ बोल ले तो मैं उसको बोल ले भाई साहब, पता ही नहीं चलेगा।
लेकिन झूठ नहीं बोलनी चाहिए। और यदि वो नहीं बोलेगा तो उसको मानना पड़ेगा कि वास्तव में झूठ नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे ही किसी राज्य या किसी सरकार के लिए जो नीतियों को निर्देशित करता है कि आपको ऐसे ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, वो क्या कहलाते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। दूसरी विशेषता की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो 1935 के अधिनियम के जो अनुदेशक थे उनके समान। 1935 के अधिनियम में जो ब्रिटेन के ब्रिटिश गवर्नर थे या ब्रिटिश जो कॉलोनियां थी उनके लिए अलग से कुछ उनकी सुविधाओं के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई थी। तो वैसी की वैसी व्यवस्थाएं 1935 के अधिनियम से प्रभावित होकर भारत के संविधान में अपनाई गई और फिर संविधान में अपनाई कहां से? आयरलैंड के संविधान से। तो ये बात हुई। तीसरा, इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य, बार बार मैंने बताया अभी, और इसकी प्रकृति गैर कानूनी है। देखो आर्टिकल 36 में आता है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो मूल अधिकारों की होगी और राज्य का उत्तरदायित्व ये होगा नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना चाहिए। आर्टिकल 37 जो कहता है जो नीति निर्देशक तत्व है वो गैर कानूनी होते हैं। प्रकृति गैर कानूनी का मतलब अवैध का मतलब नहीं है। यहाँ गैर कानूनी का मतलब ये है कि यदि कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करे, ये हमने पढ़ा था भाग 3 में कि मूल अधिकार लागू नहीं करे तो हम आर्टिकल 32 और 226 के तहत उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यदि नीति निर्देशक तत्व जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उनको लागू यदि कोई सरकार नहीं करती है तो हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। आर्टिकल 37 ये कहता है। तो गैर कानूनी प्रकृति के कानूनी बाध्यता नहीं है। सरकार के पास संसाधन है तो लागू करने चाहिए, नहीं करे तो आप कुछ नहीं कर सकते। भाई मैंने वो बच्चे वाले एग्जांपल दिया, बच्चे को कहा बेटा तो झूठ मत बोल, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना बुरा है, लेकिन फिर भी बोले तो फिर क्या कर सकते हैं हम? बोलेगा वो, कोई अल्टरनेट नहीं है उसके पास। हमारे पास क्या है? मान लो किसी ने बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो डांटा जा सकता है क्योंकि हमारा मूल अधिकारों में मान लो उसको। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के हमेशा सुबह सुबह जल्दी 6 बजे उठना चाहिए। ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व है कि यार आपकी नीति ऐसे होनी चाहिए। अब 6 बजे नहीं उठ के 7 बजे उठ रहा है तो उठ रहा है ना। तो ये नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में बेसिक अंतर है। देखो अब जो है जहां एग्जाम से रिलेटेड सवाल आते हैं तो वो आते हैं भाई साहब कि 36 से 51 तक आपको एक एक अनुच्छेद का पता होना चाहिए, एक एक याद होना चाहिए। कोशिश करते हैं 36 से लेकर 51 तक आपके मुख जबानी याद हो जाए। फटाफट स्टार्ट करते हैं याद करने की, अभी इसी वक्त याद कर लो, पूरा दिमाग एकाग्रचित कर लो आप कि हमें पूरे के पूरे याद हो जाए। एक एक आर्टिकल की बात करते हैं। नीति निर्देशक तत्व संवैधानिक प्रावधान कहने का मतलब है कि अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है। इसको पढ़ने से पहले मैं बता दूं नीति निर्देशक तत्व जो है उनको कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरी बनती है। 3 कैटेगरी कौन सी बनती है? कुछ नीति निर्देशक तत्व है वो गांधीवाद से प्रभावित थे, जो गांधी जी बातें कहते थे, सत्य, अहिंसा, ग्राम पंचायतें, ठीक है। ऐसे जो नीति निर्देशक तत्व है वो गांधीवाद से प्रभावित थे। कुछ नीति निर्देशक तत्व है वो समाजवाद से प्रभावित थे। समाजवाद से प्रभावित कैसे? अमीरी गरीबी का भेदभाव कम हो, सबको समान मजदूरी मिले, इस प्रकार के नीति निर्देशक तत्व समाजवाद से प्रभावित थे। कुछ नीति निर्देशक तत्व उदारवाद से प्रभावित थे। तो 3 कैटेगराइज है। मैंने वहां 3 कैटेगराइज नहीं, क्योंकि वहां से अलग अलग ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व, आपको अपने आप पता चल जाएगा। जिस नीति निर्देशक तत्व में आपको लगे कि गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप है तो गांधीवाद से प्रभावित है। जो नीति निर्देशक तत्व लगे आपको समाजवाद से प्रभावित है तो वो समाजवाद से प्रभावित। जो नीति निर्देशक तत्व आपको उदारवाद से संबंधित लगे, जहां उदारवाद बौद्धिक ज्ञान से संबंध लगे, पर्यावरण संरक्षण है, ठीक है, तो ये क्या है? उदार बौद्धिकवाद। तो यहां आपको लगेगा तो उस कैटेगरी में है, तो आप अपने आप डिफाइन कर देना कि ये कौन सी कैटेगरी में। तो अलग अलग कैटेगरी नहीं डाली, लेकिन आपको मोटे तौर से समझ में आ जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व कौन सा है। पहले की बात करते हैं, आर्टिकल 36 से स्टार्ट करते हैं। 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 से 51 तक चल रहा है। तो 36 जैसे मूल अधिकारों में 12 से लेकर स्टार्ट हुआ था 32 तक,
ठीक है, तो 12 और 13 में क्या आई थी, परिभाषाएं आई थी। तो वैसे ही अनुच्छेद 36 और 37 केवल परिभाषाएं या सामान्य परिचय से संबंधित है। उसके बाद बड़ी 36 क्या कहता है, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 36 में राज्य की, जैसे मूल अधिकारों के स्टार्टिंग में राज्य की परिभाषा थी, वैसी आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा। कई बार सवाल आता है कि राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में कहां कहां है, तो पहली बात 12 और दूसरा 36 में दोनों में। राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य के अंतर्गत, जैसे मूल अधिकारों में कहा था, सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, संघ, राज्य के अधीन समस्त स्थानीय और अन्य प्राधिकारी सारे किसके अंतर्गत आएंगे, राज्य। तो आर्टिकल 36 किसकी परिभाषा देता है, राज्य की। अभी याद कर लेना, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने को। 36 शुरुआत में राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 36 क्या कहता है कि निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होने पर भी देश के शासन का मूलाधार है और निश्चित ही विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में जाकर लागू नहीं करवाया जा सकता, यह बाध्यता नहीं है किसी सरकार की, लेकिन फिर भी उस सरकार का, उस राज्य का नैतिक दायित्व है कि वो उनको लागू करे, उनका कर्तव्य है ये कि वो उनको लागू करे। 36 राज्य की परिभाषा, 37 कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, लेकिन लागू करना उनका कर्तव्य है प्रत्येक राज्य का। 2 अनुच्छेद और दोनों यहां खोपड़िया में डाल लो, याद हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं पक्का वादा करता हूं कि यार 3 घंटे की आप फिल्म देख सकते हो, आनंद आता है, उतने ही आनंद, उतने ही मनोयोग से आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने लग जाओ। और जब भी वीडियो स्टार्ट करो, एकदम फ्रेश माइंड, आनंद से, बिल्कुल आनंद से सरोबार होकर देखो। और एक एक पन्ना, जैसे वीडियो में जो जो चलता है, एक एक पन्ना पलट रहा है जैसे, और एक एक चीज़ें याद है। आज भी मैं बात करूँ आपसे कि आर्टिकल 1 से लेकर आप 32 तक आर्टिकल बताओ, ध्यान मुद्रा में आकर आप याद कीजिए, आपको याद आएंगे यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो। 36-37 की बात हुई, बात करते हैं 38 की। आर्टिकल 38 क्या कहता है भाई, आर्टिकल 38 से शुरू करते हैं। तो शुरू में क्या कहेगा, नीति निर्देशक तत्व, शुरू में 38वां आया तो 38 में कहेगा कि भाई राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। 38वां सामान्य सा है। मैंने कहा था कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य यह है कि समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। ठीक है, यही तो उद्देश्य है। जनता का कल्याण कब होगा, जब सामाजिक न्याय पैदा होगी, जब आर्थिक न्याय पैदा होगी, जब राजनीतिक न्याय पैदा होगी, तभी तो जन कल्याण की बात आएगी। तो भाई 38 में पहले ये बात कह दी कि भाई साहब लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना है। राज्य का क्या उद्देश्य है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिले, ये राज्य प्रयास करेगा। ठीक है, 36, 37, 38 तीनों आर्टिकल सीक्वेंस में बात करेंगे। 38 जो ये था, इसमें संशोधन हुआ, चेंजेज हुआ। 38(1) मान लो इसको, और 38(2) देखो, 38(2) जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। जब आप सबको पता है 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। तो इसमें कहा गया कि राज्य विशिष्ट आय की असमानता को दूर करेगा। देखो मैंने कहा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो इसी से जुड़ा हुआ आर्थिक न्याय के लिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक चीज जोड़ी गई। वो कहा गया कि सरकार, राज्य की कोशिश करेगा कि समाज में असमानता दूर हो। हाँ, डाल तो दिया, लेकिन असमानता वैसे वास्तव में देखा जाए तो असमानता दूर हो ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन इस समाजवाद की बातों पर 44वें संविधान संशोधन में समाजवाद पर काफी फोकस था, काफी जोर था। 44वां संविधान संशोधन के लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, तो उसमें आप देखना कि सारी की सारी मुख्यतः बातें जो थी वो समाजवाद से अभिप्रेरित थी। वो क्यों थी उसके लिए अभी आप पॉलिटिकल समझोगे ध्यान से। लेकिन अब समाजवाद की बात है तो समाजवाद में सीधा सा आर्थिक फैक्टर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो 38वें में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि राज्य कोशिश करेगा कि जो आर्थिक रूप से असमानता है, आय की असमानता है, एक तरफ लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं,
एक दिन की इनकम लाखों रुपए है, और दूसरी तरफ एक दिन की क्या पूरे महीने की कीमत आय जो है वो सैकड़ों रुपए में। तो ये असमानता है, वो असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगी सरकार। 38.2 अब हुई नहीं है, क्योंकि इसको कहीं जाया नहीं जा, हम जा नहीं सकते कोर्ट में जाके कहे कि हमारी इनकम आय इतनी है, जबकि वो अडानी अंबानी की देखो दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है। ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन सरकार से अब अपेक्षा की गई है कि ऐसा करना चाहिए। हुआ 36, 37, 38 क्लियर। बात करेंगे 39 की। आर्टिकल 39 क्या कहता है? देखो 39 में कहा गया है, 39 के में क्या कहा गया कि पुरुष स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्त करने का अधिकार हो। 39 ये कहता है कि चाहे स्त्री हो, देखो आर्थिक की बात आ गई, अब सामाजिक न्याय की बात कर लेते हैं। आर्थिक न्याय की तो आई ना 38वें में, भाई पैसों का मामले में बराबर हो, वापस देख लो 38वें में बात आई थी पैसों से संबंधित, ये तीनों न्याय का जिक्र आया। फिर 38वें में के में जो था 38.2 जो था उसमें केवल आई आर्थिक न्याय की बात। अब सामाजिक न्याय की बात कर ले तो सामाजिक न्याय 39 में क्या कहा कि सभी चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, सभी नागरिकों को समान रूप से बिना भेदभाव के, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। कि अपना जीवन चलाने के लिए जो जीविका के साधन है उसमें चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सरकार ये कोशिश करेगी कि सबको बराबर अधिकार मिले। ये तो बराबर मूल अधिकारों में भी आपने पढ़ा है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में आपने पढ़ा होगा, सरकारी नौकरियों में आपने पढ़ा, आर्टिकल 16 में आपने पढ़ा, डिटेल से पढ़ा। तो ये आर्टिकल 16 की तरह ही है आर्टिकल 39। पहली बात, भाई स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा जीविका के साधनों। समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार बटा हुआ जिसमें सामूहिक हित का सर्वोपरि रूप से साधन हो। ध्यान से समझना कि देखो समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। इसमें कहा गया कि जो समाज के जितने भी संसाधन है, समुदाय के भौतिक संसाधन, मान लो जमीन है, मान लो पैसे हैं, ठीक है, मान लो फैक्ट्रियां हैं, तो वो इस प्रकार बटी हुई होगी कि जिससे सबका भला हो। सबका भला कैसे हो कि मान लो एक गांव में जमीन है 5000 बीघा। अब 5000 बीघा में हो सकता है कोई अरबपति ऐसा भी हो, बहुत सारे अरबपति देखिए जिसमें 5000 बीघा अकेला वो खरीद लेगा, लेकिन अकेला खरीद लेगा तो क्या पूरे समुदाय का भला हो जाएगा? उसमें नहीं होगा, क्योंकि उस गांव की आबादी 5000 व्यक्ति थे। यदि वो सबको बटा होता तो 5000 व्यक्ति आराम से पेट भरते, लेकिन एक अरबपति ने पूरी जमीन खरीद ली तो क्या फिर तो वो अकेला ही रहेगा, बाकी गांव में तो भूखमरी आ जाएगी। तो इसलिए कोशिश की गई है कि जो संसाधन है, जितने भी भौतिक संसाधन है, उसका वितरण इस प्रकार हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। ठीक, आया आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले से धन और उत्पादन के संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण नहीं। वो की वही बात आई है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि सारे के सारे जो पैसे कमाने के संसाधन है वो किन्हीं कुछ ही व्यक्तियों के पास केंद्रित नहीं हो जाए। धीरे धीरे पेशे वाले क्या होते हैं, बड़ी भूख होती है कि आज मैंने एक फैक्ट्री है मेरे पास, कल और पैसे कमाए, फिर 2 फैक्ट्री हो गई, फिर और पैसे कमाए 5 फैक्ट्री हो गई, फिर और पैसे कमाए 10 फैक्ट्री हो गई। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि पैसे कमाने के जो यंत्र है वो सभी कुछ ही व्यक्तियों के पास आ जाए और बाकी भिखमंगों की लाइन लग जाए। ऐसा नहीं कर सकते। तो आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि धन और उत्पादन का जितने भी साधन है वो सकेंद्रण नहीं हो। सकेंद्रण मतलब एक जगह किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास नहीं हो जाए, ऐसी व्यवस्था। तो कहने का मतलब 39वां भी है, वो ज्यादातर किससे संबंधित है? आर्थिक से। सामाजिक भी है कुछ, सामाजिक ऐसे है कि पुरुष और महिलाओं को बराबर माना गया, ठीक है, लेकिन किसके आधार पर? जीविका के साधनों के। तो ये भी क्या हुआ? आर्थिक। ये भी क्या हुआ? आर्थिक। और ये भी क्या हुआ? आर्थिक। तो 39 को आप याद रख लेना। पहले एक बार पूरा मैं बता दूं आपको। इसके अलावा कहा पुरुष और स्त्रियां दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। कि आदमी हो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, यदि काम समान कर रहा है तो उसको वेतन भी समान मिलेगा। 39 मोस्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री पुरुष में। तो ये कहा गया है 39 घ में। घ का मतलब घपड़ा नहीं कर सकते आप,
घोटाला नहीं कर सकती। यदि स्त्री आई है, पुरुष आई, काम बराबर कर रहे हो तो पैसे भी क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। ये कोशिश की जाएगी। अड़े जो है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता को विवश होकर नागरिकों के ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उसकी आयु और शक्ति के अनुकूल नहीं हो। देखो जो अड़े जो कहता है, अड़े मतलब खाली, आप कहते हैं ना लास्ट लाइन, तो अड़े ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, इसमें कहा गया कि पुरुष और स्त्री को काम के लिए समान वेतन मिलेगा, लेकिन ये भी नहीं कर सकते कि जो भी काम करने वाले हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, काम करने के लिए अनुकूल दशाएं होनी चाहिए। अनुकूल दशाओं का मतलब है जो वहां उसका स्वास्थ्य और शक्ति के अनुसार काम करने का अवसर मिले, कि ये नहीं है कि मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूं। तो जैसे आपने आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा था ना, वैसे ही इससे मिलता जुलता ही है कि व्यक्ति को आदर्श स्थितियां, जैसे आपने नरेगा में देखा होगा, नरेगा में गर्मियों में टेंट की व्यवस्था की जाती है, पानी की व्यवस्था की जाती है। वो किसके तहत है? 39 के अड़े के तहत है कि आपको छाया मिलेगी, आपको टेंट मिलेगा, पानी की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को रोज। और यह कोशिश की गई है कि 39 अड़े में यह भी कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को मजबूरी का फायदा नहीं उठाए। यदि कोई काम नहीं करना चाहे, कि गरीबी की वजह से कोई काम पर आ रहा है, ऐसी स्थितियां भी नहीं हो। 39वां ध्यान से देखना, एक और देता हूं, बालकों की स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर की सुविधाएं दी जाए और बालकों के अल्प व्यक्तियों की शोषण में तथा नैतिक और आर्थिक प्रत्यागता से रक्षा की जाए। इसमें जो बच्चों के लिए है कि बच्चों का जो बचपन है वो नहीं छीना जाए, बालकों को अच्छी सुविधाएं मिले और साथ ही साथ है बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के लिए भी ध्यान दिया जाए। बालकों को ऐसा एनवायरमेंट मिले कि स्वास्थ्य मिले, वो स्वतंत्रता का उसमें वातावरण उनको मिले। 39 थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ध्यान से देखना, 39 केवल काम से संबंधित है, या यूं कह लो जीविका के साधनों से संबंधित है। ठीक है, एक शब्द में कहूं तो आर्टिकल 39 है जीविका के साधन। अब जीविका के साधन का मतलब क्या हुआ? पहली बात करें, पहले में जीविका के साधन से कहा गया कि भाई जीविका का साधन है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को बराबर मौका मिलेगा। दूसरी बात, अब जीविका के साधन कैसे मिलेंगे? कि साधन ऐसे हो जिसमें भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण ऐसा होना चाहिए जो समाज का सबका भला हो। दूसरी बात, तीसरी बात कहा गया कि ऐसे जो कमाई के साधन है वो किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के पास केंद्रित नहीं हो जाना चाहिए। तीनों बात है जीविका में, कमाओगे बराबर तनख्वाह में, कमाओगे कहां? तो वहां भी आपको ऐसे काम होने चाहिए जिनमें समाज का ज्यादातर भला हो और किसी एक व्यक्ति के पास नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति के पास आते ही फिर क्या शोषण पैदा होता है, तो एक व्यक्ति के पास भी केंद्रित नहीं हो। इसके अलावा स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, समान मौका भी मिलेगा और समान वेतन भी मिलेगा, और वहां काम करने के जाने के बाद में आपको उचित सुविधाएं मिलेगी और छोटे बच्चों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। आर्टिकल 39। ठीक है, 39वां क्लियर आपके मोटा तौर से समझ में आ गया कि एक व्यक्ति, एक पुरुष और एक महिला काम के लिए निकलते हैं, वहां से स्टार्ट करना है और काम जैसे कोई कर रहे हैं फैक्ट्री में, वहां तक ये जाकर कंप्लीट होता है। ठीक है, 39वां बात कर लेते हैं। 40वां आर्टिकल गांधीवाद से प्रभावित है और इसमें जो सीधा छोटा सा आर्टिकल है, इसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उसको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उनके स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने का आवश्यकता है। आर्टिकल 40 ये कहता है कि राज्य का दायित्व होगा कि वो ग्राम पंचायतों का गठन, क्योंकि गांधी जी बार बार कहते थे ग्राम पंचायतें होनी चाहिए, ग्राम पंचायतों को अधिकार होना चाहिए, ग्राम पंचायतें स्वतंत्र होनी चाहिए। तो आर्टिकल 40 ये कहता है, 40 ये कहता है, 40वां 4 आदमियों की बात है। ठीक है, तो 40 जो है आर्टिकल 40 जो कहता है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है और कहता है कि ग्राम पंचायतों को कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए ताकि वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके। और इसी आर्टिकल 40 के तहत ही आप सबको पता है 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था वो इसी आर्टिकल के तहत किया गया था।
ठीक है। 40वां याद रखना, 39वां काम से संबंधित है, 38वां न्याय से संबंधित सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय होगा, 44वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 38 के जोड़ा गया, क्या कहिए याद आएगा आपको। 40वां कंप्लीट है। एक बार और देख लो आप, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 आर्टिकल 14, ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन की बात करता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। देखो आर्टिकल 41 जो कहता है कि कुछ दशाओं में व्यक्ति को काम पाने का अधिकार होगा, व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार होगा और लोक सहायता मतलब सरकारी सहायता पाने का अधिकार होगा। ध्यान से समझना इस बात को। 40 तो ग्राम पंचायतें हो गई। 41 में बात करते हैं राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य, ये सामर्थ्य है, सॉरी सामर्थ्य, जितनी राज्य की सामर्थ्य हो, जितने पैसे हो, सामर्थ्य नहीं है तो करेगा ही नहीं ना, तो सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी या निःशक्तता तथा अन्य अनर्हताओं के अभाव में की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त होगा। इसमें यह कहा गया कि राज्य के पास जितने संसाधन है उस हिसाब से राज्य की कोशिश करनी चाहिए। राज्य पैसे वाला है, सक्षम है, बहुत संपन्न राज्य कोई है तो उसको क्या है, व्यक्तियों को काम देना चाहिए, जिसे नरेगा चलता है, ठीक है। तो काम पाने का अधिकार दिया जाना चाहिए, शिक्षा पाने का, लोगों की शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराएं जितने पैसे हैं। अब ये तो है नहीं कि हम मांग कर लेके हमें सभी को इंग्लिश मीडियम से स्कूलें मिले, बहुत शानदार स्कूलें मिले, सारे आईटी से जुड़ी हुई स्कूलें, ऐसा नहीं है। हमें सबको वैसा 50,000 रुपये मंथली तनख्वाह मिले, ऐसा नहीं है। लेकिन जितने संसाधन है, देखो ध्यान से समझना, राज्य के पास जितने संसाधन है उस हिसाब से लोगों को काम मिले, लोगों को शिक्षा मिले, दो चीजें। और तीसरी है कि कोई व्यक्ति बूढ़ा है, कोई निःशक्त है, कोई विकलांग है तो उसको सरकारी सहायता दी जानी चाहिए। अब भला किसका हो रहा है, काम मिलेगा तो सब भरपेट आराम से खाना खाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, भुखमरी नहीं आएगी। शिक्षा से चारों तरफ से शिक्षा की अलग जगह, और को बूढ़े आदमी, जैसे आपने आजकल पढ़ा है, इसी जो आर्टिकल 41 है, 41 में के आधार पर आपने देखा होगा कि जो वृद्धावस्था पेंशन की स्कीम है राजस्थान सरकार ने चालू कर रखी है, वृद्धावस्था पेंशन है, ठीक है, विकलांगता भत्ता है, तो वो किस आधार पर सरकार देती है, विकलांग बच्चों को, विकलांग व्यक्तियों को सरकार की तरफ से सहायता राशि मिलती है, तो ये किस आधार पर मिलती है, आर्टिकल 41। कई बार सवाल आता है कि वृद्धावस्था पेंशन किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है। ये तो है नहीं सरकार की कोई बाप की बाप होती है, जब चाहे जैसे चाहे वोट बैंक के लिए कर ले। उसमें कुछ संविधान में प्रावधान थे, उनको छूट दी गई थी और उसी आधार पर लोक कल्याण के लिए आर्टिकल 41 के तहत लोक सहायता दी जाती है, ठीक है। चाहे बूढ़े हो, चाहे निःशक्त हो, चाहे आप अन्य अनर्हताएं मतलब अयोग्यताएं कोई हो, जैसे किसी का हाथ कट गया है, किसी का पैर कट गया है, तो इस स्थिति में जो सहायता दी जाती है सरकार द्वारा वो आर्टिकल 41 के तहत दी जाती है, ठीक है। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, एक बार आंखें बंद करके ब्रेक कर लो, एक बार वीडियो यदि आपके ऊपर से निकल रहा है तो रोक लो भाई साहब, आराम से। पूरा पढ़ाई भी क्या है, बड़ी साइकोलॉजिकल होती है। यदि आपको यूं लगता है कि भारतीय संविधान बड़ा हार्ड है तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, और जब आपको लगे कि मज़ा आ गया, एक बार आप कोशिश करो कि मज़ा आ गया पढ़ने में, तब आपको लगेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद है वो उंगलियों पर नाच रहे हैं जैसे। और इससे संबंधित हर एक एग्जाम में आपको जब कम वीडियो एम लक्ष्मीकांत की किताब कंप्लीट होगी तब आप देखना कि बहुत सारे सवाल आपको बिना ऑप्शन के आपको यूं ही याद आएगा। 41, आर्टिकल 40, आर्टिकल 39, आर्टिकल 38, आर्टिकल 37, आर्टिकल 36, फटाफट आपको मौखिक याद होगा। बात कर लेते हैं आर्टिकल 42 की। आर्टिकल 42 ये कहता है कि जो काम व्यक्ति करता है, कुछ कुछ फर्क है। देखो अभी आपने देखो, वापस मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने कहा था आपको 39 में कि गरिमामय वातावरण मिलेगा, तो 39 की तरह ही आर्टिकल 42 क्या कहता है कि व्यक्ति काम जो करेगा, कहीं भी काम करेगा तो वहां न्याय संगत और मनोवांछित दशाएं मिलेगी। न्याय संगत का मतलब अभी मैंने बताया कि जहां भी व्यक्ति काम करेगा, भाई आदमी इंसान है, कोई भेड़ बकरी तो है नहीं,
तो इंसान है तो इंसान को वहां न्यायोचित दशाएं काम करने के दौरान मिलेगी। ठीक है, कोई फैक्ट्री है तो हवादार होनी चाहिए, पंखे लगे होने चाहिए, अच्छी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, तो न्यायोचित दशाएं होनी चाहिए। ये नहीं हो कि कीचड़ में खड़ा कर दिया और वहां काम करवा रहे हो, न्यायोचित दशाएं नहीं है तो वो गलत है। सरकार की ये प्रयास करना चाहिए कि व्यक्तियों को न्यायोचित दशाएं मिले। और प्रसूति सहायता पाने का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 42 12 का 4 42 का 1 42 का 1 क्या करा है? पहली बात देखो, दोनों मिले जुले ही है कि व्यक्ति जब भी काम करे तो उसको न्यायोचित दशाएं मिले। अब व्यक्ति में मान लो कोई महिला है, अब महिला क्या है, उसकी डिलीवरी होने वाली है या डिलीवरी हो गई, ठीक है, तो अब उसका गरीब स्थिति में है, मान लो एक सपोज करो, एक स्थिति कल्पना करते हैं कि गरीब स्थिति में है, तो उसको अभी जैसे सरकारी कर्मचारियों की बात मैं कर लूं तो उसको क्या होता है, जैसे एक मैडम है, उसका बच्चा हुआ तो उसको 6 महीने का अवकाश मिलेगा, 6 माह का अवकाश। अवकाश का मतलब क्या हुआ कि उसको तनख्वाह मिलती रहेगी और साथ में ही उस बच्चे की केयर के लिए 6 माह का अवकाश मिलेगा। ये किस आर्टिकल के तहत है? 42। ठीक है, 2 बच्चों के लिए, ठीक है। और यहां पुरुष पिता बनता है तो राजस्थान की बात करूं तो 15 दिन का अवकाश मिलता है, लेकिन वो इसके तहत नहीं, इसके तहत ही मान लो आप काम की न्यायोचित दशाओं के तहत। तो अनुच्छेद 42 है वो काम के दौरान न्यायोचित दशाएं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों को न्यायोचित दशाएं मिलती है, आर्टिकल 42। ठीक है, 43 की बात कर लेते हैं। 43 क्या कहता है? 43 कहता है कि जो कर्मकार है, कर्मकार मतलब मजदूर मान लो, के लिए निर्वाह मजदूरी कि जो भी मजदूर है उनको कम से कम उतनी मजदूरी तो मिलेगी कि उनका जीवन निर्वाह आराम से हो जाए। 4-3 कम तनख्वाह नहीं कर सकते। 4 का 3 तो कम हो रहा है, लेकिन इधर बढ़ भी रहा है, तो कम तनख्वाह नहीं कर सकते आप। अर्थात कम का मतलब उसकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए जीवन निर्वाह योग्य। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति कृषि उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकार, चाहे खेती बाड़ी के मजदूर हो, चाहे उद्योगों के मजदूर हो, चाहे किसी संगठन के मजदूर हो, को काम निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग निश्चित करने वाली काम की दशाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास और विशिष्ट ग्रामीण कुटीर उद्योगों के सहकारी आधार पर बढ़ावा देने का प्रयास। कहने का मतलब है कि भाई साहब जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिलेगी, साथ ही अवकाश उसका अधिकार होगा। सरकार कोशिश करे कि अवकाश उसको अधिकार नहीं, सॉरी, अवकाश देना नीति निर्देशक तत्वों में है कि जैसे सप्ताह में कोई मजदूर दुकान पे काम कर रहा है तो उसको संडे की, जैसे मार्केटों में छुट्टी होती है ना, कई बार कलेक्टर घोषणा करती है कि संडे की छुट्टी रहेगी। ये किस आधार पर करता है? आर्टिकल 43। राज्य दुकानों को बंद करवाती है, भाई सप्ताह में 1 दिन बंद रखो, 43 के तहत। साथ ही सांस्कृतिक रूप से उसको विकास का मौका मिले, ऐसी दशाएं उसको मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या क्या कहा है? मजदूरी, जैसे नरेगा में मजदूरी समय समय पर बढ़ा दी जाती है। क्यों बढ़ा दी जाती है? वो उसका पैरामीटर काम को ज्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि अब महंगाई बढ़ गई तो इतनी मजदूरी पर उसका जीवन निर्वाह नहीं होगा, अब इतनी मजदूरी देनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी दी जानी चाहिए। 43 का एक भाग है के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसके द्वारा कि उद्योगों में मजदूरों को प्रबंधन में शामिल किया जाना चाहिए। कोई भी उद्योग है उसके मैनेजमेंट जो कमेटी है उसमें कुछ मजदूरों को उसमें शामिल करना चाहिए, ये कहता है 43। तो 43 है फैक्ट्रियों से संबंधित मान लो, और फैक्ट्री का मतलब आप एग्रीकल्चर भी फैक्ट्री है, दुकान भी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में आप जाओगे तो मजदूरी उतनी मिलनी चाहिए मजदूरों को जितना उसका जीवन निर्वाह हो, और साथ ही जो मैनेजमेंट है उसमें भी मजदूरों की हिस्सेदारी, श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। तो फैक्ट्री में चले गए 43 के तहत।
लंबा हो रहा है वीडियो तो रोक के दो बार देख लेना। 44 में बात करते हैं। 44 बड़ा शानदार है। 44 कहता है नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, समान नागरिक संहिता, क्योंकि आर्टिकल 44 में दो समान है तो दो चौके हैं, तो समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। अब समान नागरिक संहिता क्या है? देखो आपने देखा होगा, और भारत की बात करूं तो भारत में आर्टिकल 44 अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी के लिए चाहे धार्मिक हो, चाहे जो भी कानून हो, वो सब के लिए बराबर हो। धार्मिक आधार पर भी भारत की बात करें तो धार्मिक आधार पर आज भी अलग अलग कानून बने हुए, हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुस्लिमों के लिए अलग कानून, सिखों के लिए अलग कानून। ज्यादातर हिंदू और मुसलमानों की बात करें, जैसे 3 तलाक का विवाद का बिंदु आया था, तो वहां जैसे हिंदू है तो कोर्ट में तलाक ली जाएगी, जबकि मुसलमानों में सीधी मौखिक तलाक को भी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त थी, अभी अनलीगल कर दी। तो कहने का मतलब है कि वर्तमान में गोवा में कुछ प्रयास किया गया, बाकी भारत में वर्तमान में जो समान नागरिक संहिता है वो दूर की बात है। और समान नागरिक संहिता का मतलब है कि कानून सब पर एक से कानून लागू हो, अलग अलग कानून धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं, कि ये हिंदुओं के जैसे पुत्र रखना है, संपत्ति का मामला है तो हिंदुओं के हिसाब से होगा और मुसलमानों के लिए अलग होगा, सिखों के लिए अलग होगा, ईसाइयों के लिए। तो इस प्रकार के कानून की जो विविधता है उसको समाप्त करने के लिए आर्टिकल 44 कहता है कि पूरे संपूर्ण देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। लेकिन आज भी भारत में ये दूर की कौड़ी है, 44 लागू नहीं हुआ है। होना चाहिए, बार बार विवादों में रहता है आर्टिकल 44। 45 की बात कर लेते हैं। 45 की बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो लंबा हो रहा है, आज हम 36 से लेकर 44 तक पढ़ा है, और 45 से 51 तक की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बार वीडियो को शांति से देखना और उसके बाद में मनन करना कि आपको कितने आर्टिकल याद हुए। मुझे आशा है कि आपके समझ में नहीं आने वाले कोई इश्यू नहीं रहा होगा, आपके समझ में आया होगा, और समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा। एक नए वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।